नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के लिए वैसे तो लाइन क्रॉस करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा सामने आया है, उनका एक ऐसा बयान, एक ऐसा ट्वीट सामने आया है, जिस पर सहज विश्वास तो नहीं होता कि वो इतने निचले स्तर पर जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरीके से वार करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एक और चिट्ठी लिख मारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2 सितंबर से उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कहने को तो वो कह रही हैं कि मैं इसमें बलात्कारी के लिए, रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा का कानून पास करूंगी। आज हम इस पर भी थोड़ी पड़ताल करेंगे कि राज्य विधानसभा को इस तरह के कानून पास करने का अधिकार है भी या नहीं है। इसके अलावा जो मुझे लगता है, ये सेशन इसलिए भी बुलाया गया है कि राष्ट्रपति की कड़ी टिप्पणी, गवर्नर की रिपोर्ट्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को और आज संभवतः वो गृह मंत्री अमित शाह को मिलकर के उनको भी रिपोर्ट सौंपेंगे। तमाम तरह की चर्चाएं, आशंकाएं और जिस तरह का माहौल है पश्चिम बंगाल में, ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ जब राष्ट्रपति शासन लगने की सर्वाधिक आशंकाएं या संभावनाएं हों। ममता बनर्जी इस सेशन में, जो स्पेशल सेशन बुलाया है 2 दिन का, संभवतः, ये मेरा अपना विचार है, आकलन है, वो विश्वास का प्रस्ताव भी पेश करेंगी ताकि अगले 6 महीने के लिए तो उनकी सरकार के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जा सके। पर क्या 356 को भी टाल सकती हैं वो ऐसा करके? क्योंकि राज्य में अगर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए, कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाए, तो 356 तो कभी भी लगाया जा सकता है। बहरहाल, एक दूसरा विषय जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो है हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 3 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई देने लगे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले से ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है उसका अब धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और अपराधियों को बहुत सीधा सीधा मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन हिमंता के जो एक तो बयान हैं, उनको लेकर के जो उनके विरोधी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विरोधी हैं, वो अब जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा के पीछे ही पड़ गए हैं। उन्होंने ऐसा क्या गलत कहा है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह 2 बजे के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार अनुपम जी, सबसे पहले तो हम ममता बनर्जी पर ही आए। ममता बनर्जी का ये ट्वीट आज चर्चा में है। उन्होंने साहब लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है, बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपका बेटा राजनेता नहीं बना है बल्कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। एक ऐसा पद जो अधिकांश राजनेताओं के पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली बन गया है और मैं आपको इसकी इस सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देती हूँ। बधाई। कैसे देखते हैं साहब ममता बनर्जी के इस ट्वीट को और इस मैसेज को जो डायरेक्ट उन्होंने अमित शाह को उनके बेटे के बारे में भेज दिया है? देखिए, कायदे से तो मैं समझता हूँ कि हर भारतवासी को इस पे गर्व होना चाहिए कि आईसीसी जैसी संस्था का नेतृत्व एक बार फिर किसी एक इंडियन के हाथ में आ गया है। पहले भी हमारे पास रहा है, कई बार रहा है। और
सबसे बड़ी बात कि एक जैसे अभी तक क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके ऊपर पश्चिमी देशों का कंट्रोल हुआ करता था। पश्चिमी देशों से मेरा मतलब है ज्यादातर इंग्लैंड का। अच्छा, पश्चिम भी एक बड़ी अजीब सी बात है साहब। जहाँ पे गोरे रहते हैं उसको पश्चिमी देश कह दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया सोचे, इज डाउन साउथ, हमसे ज्यादा पूर्व है, हमसे नीचे है, लेकिन उसको भी पश्चिमी देशों में शुमार कर दिया जाता है क्योंकि वह गोरे रहते हैं सर। तो ये खास एक तौर अजीब सी। खास तौर हाँ, से वहाँ ब्रिटिशर्स ही रहते हैं, वही बसे थे जाके। ब्रिटिशर्स ही रहते हैं, ब्रिटिशर्स ही नहीं रहते हैं। ब्रिटेन के जो आजीवन वो कारावास के था ना, आजीवन वो वहां का अंडमान निकोबार था। तो जो जघन्यतम अपराध जिन लोगों ने किए थे उनको वहां आजीवन कारावास के लिए भेजा गया था। तो उन्हीं के परिवार हैं बहरहाल। बाकी तो बहुत लोग बढ़ते गए। तो साहब पश्चिमी मतलब इंग्लैंड का कब्जा था, ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, साउथ अफ्रीका जमाने तक इसमें हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन साहब उसकी एक अलग रणनीति चलती रहती थी। आज भी आप देखिए साउथ अफ्रीका में गोरों की कोई जनसंख्या ही नहीं है, लेकिन उनके उनकी जो टीम है उसमें सिर्फ एक काले एक एक अश्वेत आदमी को खिला लेते हैं नाम भर के लिए, बाकी पूरी गोरों की टीम है आप सोचें। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अब तो साउथ अफ्रीका भी आ गया, तो इन लोगों का एक कब्जा हुआ करता था। और इनको थोड़ा बहुत चुनौती अगर देते थे तो वेस्ट इंडियंस देते थे, पर वो भी आईसीसी में नहीं देते थे, वो खेल में चुनौती देते, खेल में चुनौती देते थे साहब वो। फिर धीरे धीरे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तमाम टीमों का उदय हुआ। अब तो बांग्लादेश भी आ गई, अब तो अफगानिस्तान भी खेलने लगी, बढ़ता गया। तो साहब ये जो एक बड़ा एक पैसे वाला सर्किट हुआ करता था आईसीसी, और ये पूरी दुनिया के खेल को डोमिनेट करता था। फिर धीरे धीरे सब हमारे यहाँ भी जो हमारा ये बीसीसीआई है, ये इसने भी धीरे धीरे अपने आप को संपन्न बनाना शुरू किया। खास तौर से 1991 में जो हमारे यहाँ ये जो पूंजीवाद का चलन शुरू हुआ, जो विज्ञापन वगैरह आने लगे, तो इससे क्रिकेटर्स भी अमीर होने लगे, खेल भी अमीर होने लगा। इसके माइनस पॉइंट्स भी हैं कि कोई जमाने में जो लोग देश के खेलते थे वो पैसे के लिए खेलने के लिए नजर आने लगे। फिर आईपीएल आ गए, आईपीएल में ये बात और उभर के आई। आईपीएल जैसा एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अगर आपको याद हो साहब, कैरी पैकर ने एक बार ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो उसमें साहब पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स अपनी नेशनल टीम छोड़ के पहुंच गए थे, केवल भारत से कोई नहीं गया था। तो सुनील गावस्कर और कपिल देव को नहीं होता था, पर ही नहीं गए थे। तो बहरहाल आईसीसी का हेड बन जाना किसी भी देश के लिए एक गौरव की बात होती है साहब। तो ऐसे में अगर कोई शख्स वहां पे आईसीसी का अध्यक्ष बन गया है, और आईसीसी का जो चुनाव होता है उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार कोई नहीं। हकीकत तो ये है कि जो बीसीसीआई का चुनाव होता है उसमें भी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसलिए कई बार ये भी इशू रेस किया गया कि सब बीसीसीआई जो टीम बनाती है, क्या वो सही मायने में राष्ट्रीय टीम है भी या नहीं, कि बीसीसीआई इज एन एनजीओ, कि एक एनजीओ की बिल्कुल। चुनी हुई टीम है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं जिसको लेकर ममता बनर्जी इतना ज्यादा इशू बनाती। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने इशू, जिस चीज के लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए, उन्होंने इसको इशू भी बनाया। और चूंकि बड़ा एक भाजपा परिवारवाद को बहुत इशू बनाती है, तो ये लोग दो लोगों को पकड़ के चलते हैं, एक जय शाह को और एक राजनाथ सिंह के लड़के को। तो इन दोनों को पकड़ के ये अखिलेश यादव को सही साबित कर देते हैं, ये अभिषेक बनर्जी को सही साबित कर देते हैं, गांधी परिवार को सही साबित कर देते हैं, पूरे स्टालिन परिवार को सही साबित कर देते हैं। हालांकि मेरा कई बार ये मैंने कहा कि साहब राजनीति में परिवारवाद है क्या, समझ लीजिए। राजनीति में परिवारवाद ये नहीं है कि ओंकार जी अगर सांसद हैं तो उनका लड़का कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। राजनीति में परिवारवाद ये है कि साहब एक परिवार का पार्टी पे मालिकाना हक, जैसे करुणानिधि परिवार का पार्टी पे मालिकाना हक है डीएमके का, गांधी परिवार का कांग्रेस पे मालिकाना हक है, मुलायम सिंह के परिवार का सपा पे मालिकाना हक है, लालू पूरे यादव के देश परिवार में लालू पूरे यादव के देश परिवार का राष्ट्रीय जनता दल पे मालिकाना हक है, पूरे रामविलास पासवान के परिवार का उस पे मालिकाना हक है, तो उद्धव ठाकरे का परिवार का शिवसेना पे मालिकाना हक था, इसलिए टूट गई। तो ये जो मालिकाना हक वाली पार्टी है इसको परिवारवाद कहा जाता है। बहरहाल उन्हें कुछ नहीं मिलता तो जय शाह का मुद्दा बनाती है। अब एक सवाल सर, आपने जो ये पूछा कि ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की नौबत आखिर ममता बनर्जी को आई क्यों? जाहिर सी बिल्कुल। बात है, ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जब से वो मुख्यमंत्री बनी है
तब से पहली बार सबसे ज्यादा असुरक्षित, इनसिक्योर फील कर रही हैं। इसी के चलते आपने देखा अभी उन्होंने डॉक्टरों को धमकी दे डाली, एक FIR करा दूंगी, तुम्हारा कैरियर तबाह कर दूंगी। फिर वो बवाल हुआ तो उस पर कह दिया नहीं मेरे को तो गलत समझा गया, आपने वीडियो में कहा साहब। तो वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वो जो अपनी छात्र विंग है, लंबा बयान जारी करके सफाई दे रही हैं उस पर, डॉक्टर वाले पे, कि नहीं डॉक्टर वालों को धमकी नहीं दी, जबकि वो साफ साफ उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए FIR दर्ज नहीं करा रही हैं। अपनी छात्र विंग से बात करती हैं जिसको लुंगी ब्रिगेड कहते हैं, तो साहब वो उससे कहती हैं कि मैं बदले में यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, जो चाहो करो, दैट वे। तो ममता डेस्परेट हो रही हैं। उनको मालूम है कि साहब हाईकोर्ट उनके खिलाफ जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, गवर्नर पहले से उनके खिलाफ थे, वो राष्ट्रपति महोदया को जाके ब्रीफ कराया, राष्ट्रपति महोदया का बयान आ गया, केंद्र सरकार पहले से उनके खिलाफ है, जनता पहले से उनको प्रोटेस्ट निकाल रही है। और फाइनली एक वीडियो जो मैंने ट्वीट किया है कि साहब एक ममता बनर्जी की मूर्ति को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया जा रहा है, ये अकल्पनीय था पश्चिम बंगाल में, अकल्पनीय। तो इस सबको देखते हुए ममता, आप मान के चलें कि जिसे कहना चाहिए पहली बार बहुत असुरक्षित हैं, बहुत भयभीत हैं, और ऐसे में वो इस तरह के हमले से मिसले कर रही हैं व्यक्तिगत नवैयत के, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार बैकआउट कर जाए। हालांकि अभी तक मोदी सरकार कोई कार्रवाई करती नजर तो नहीं आई है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान दिया है, तमाम नेताओं ने भी बयान दिया है, और जिस तरह की हालात हैं, जैसे राष्ट्रपति ने बयान दिया है, मेरा मानना है कि ममता के पास डरने की वजह जायज है। ममता ने एक चिट्ठी तो पहले लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये 22 अगस्त की चिट्ठी है। अभी 2 पेज की एक और चिट्ठी उन्होंने लिख दी है साहब, और ये लेटेस्ट है, आज ही उन्होंने ट्वीट किया 45 मिनट पहले कि साहब मैंने प्रधानमंत्री जी को जो पहले चिट्ठी लिखी थी उसी के संदर्भ में एक रिमाइंडर भेजा है। यानी रिमाइंडर भी 5-6 दिन के भीतर भीतर उन्होंने भेज दिया। और इसमें था क्या, जो पहली चिट्ठी थी उसमें कहा गया था कि साहब चूंकि पूरे देश में ही बलात्कार बढ़ रहे हैं तो ये बड़े चिंता का विषय है। यानी जो RG कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है उस पर धूल डालने के लिए ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा था कि पूरे देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है हम लोगों के लिए, और फास्ट ट्रैक में ये मामले डाले जाएं और 15 दिन के भीतर इसका ट्रायल पूरा होकर के फैसला भी आ जाना चाहिए। फिर चिट्ठी लिख रही है। क्या है ये सब, इसके पीछे की उनकी मानसिकता क्या है, रणनीति क्या है? और जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि 2 सितंबर को जो स्पेशल सेशन वो बुला रही हैं, इसमें जो फांसी की सजा का कानून पारित करने की बात कर रही हैं, राज्यों को क्या इस तरह का कानून पारित करने का अधिकार है? देखिए, कानून व्यवस्था राज्य के वो उसमें आता है, परव्यू में आता है, तो अब वो ये पर्टिकुलर अधिकार उनको है या नहीं है, ये एक लीगल बहस हो सकती है, लेकिन राज्य पहले भी सरकार कानून बनाते रहे। और मेरा इसमें दूसरा कहना है, मेरा मानना है कि निर्भया केस के बाद जो कानून में संशोधन हुआ रेप लॉज में, उसमें गैंग रेप के लिए ऑलरेडी, उसमें माइनर के रेप के लिए ऑलरेडी मृत्यु का प्राविधान है। क्या नया ला रही है भाई, वो तो पहले से मृत्यु का प्राविधान है। मैं आपको अभी कहिए पूरा रूल के एग्जैक्ट लॉ पढ़ के सुना दूं, तो मौत का प्राविधान तो माइनर्स के लिए पहले भी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में दी जानी चाहिए। हालांकि उसमें भी आपने देखा अभी 4 साल की लड़की को 56 साल का एक मुस्लिम रेप करता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ये कह के राहत देती है कि हर पापी का एक भविष्य होता है, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो कानून क्या है, कानून कैसे है, बात उसकी नहीं है ओंकार जी। बात इसकी भी नहीं हो रही है कि बलात्कार हो रहे हैं, हाँ सच में हो रहे हैं, हर प्रदेश में हो रहे हैं, बड़ी लड़कियों के हो रहे हैं, महिलाओं के हो रहे हैं, छोटी लड़कियों के हो रहे हैं, अबोध शिशुओं को नहीं छोड़ा जा रहा है। वो जब से ये तमाम चीजें हैं, जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो उसके अपने कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना बलात्कार का मामला नहीं है। पश्चिम बंगाल की घटना राज्य सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा एक बलात्कारी, एक माफिया, एक पूरे रैकेट, एक ह्यूमन ऑर्गन
स्मगलिंग रैकेट को बाकायदा सुनियोजित तरीके से पनाह देना, शरण देना और बचाने का मामला है। दो अलग चीजें हैं साहब, दो अलग चीजें हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है साहब, सुप्रीम कोर्ट जज कहता है 30 साल मैंने ऐसा देखा नहीं जो आपने किया। आप एक प्रिंसिपल को, आप सोचे भी एक ऑडियो सामने आया है, तीन तीन कॉल किया आपने बच्ची के घर वाले को, बच्ची के बाप को। पहले आपने कहा बच्ची को बुखार है, फिर कहा बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बढ़ती है, फिर कहा बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, वो भी उसके रेप और मर्डर के 8 घंटे बाद। फिर बच्ची का आपने पोस्टमार्टम करा डाला, बच्ची का आपने दाह संस्कार कर डाला, फिर एफआईआर हो रही। तमाशा बना के रख दिया। प्रिंसिपल को हटाया तो उसको तुरंत दूसरा चार्ज दे दिया, तुरंत दूसरा चार्ज दे दिया। भाई मैंने देखा है ओंकार जी, मेरी अपने पत्रकारिता में देखा है, मानिए किसी पे बड़े आरोप होते हैं और सरकार और पॉलिटिशियंस उसको बचाना चाहते हैं तो कहते हैं भाई अभी थोड़ा तुम कुछ दिन तुम ठंडा रखो, या मामले को ठंडा हो जाने दो, फिर हम तुमको फिर कहीं ना कहीं लगा देंगे। यहां तो यहां से हटाया और यहां हटा लगा दिया। मतलब ये जो ओपन नंगा खेल है, अपराधी, मैं हमेशा जो अपनी बात में हर चैनल पे कहता हूं, अपराध होते थे, अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे। अंतर इस बात का आता है ओंकार जी कि सरकार का अपराधों के प्रति जवाब क्या है। वो योगी आदित्यनाथ जैसा जवाब है कि कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, मिला भी देते हैं। मुलायम सिंह यादव जैसा जवाब है कि लड़कों से गलती हो जाती है माफ कर दो। वो कोर्ट का जवाब है कि साहब एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। या वो ममता बनर्जी का जवाब है कि संदेश खाली से लेके कलकत्ता तक अपराधी को बचाने के लिए सारी सीमाएं क्रॉस कर दो। मुद्दा बलात्कार नहीं है, मुद्दा ममता बनर्जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनी सरकार पे, अपने अपने शासनकाल में जघन्य अपराधियों को, रैकेट्स को, माफियाज को खुलेआम प्रश्रय देने का है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे कानून को धता बताकर, मुद्दा कुछ और है उनका जी। और कल ये फोटो बहुत वायरल हुआ है जिसमें ये रेपिस्ट दिखाई दे रहा है अपना केक काटते हुए प्रिंसिपल घोष के दफ्तर में। तो इससे पता चलता है कि घोष और संजय राय के आपस में रिश्ते कैसे थे। ऐसे देखिए साहब, प्रिंसिपल को इसको भी मैं कह देता हूं कि चलो मान लिया अच्छे रिश्ते थे, मान लिया घोष साहब को नहीं मालूम था कि साहब, मैंने आपको पिछली बार मेरे कहने पे आपने क्लिपिंग दिखाई थी 23 साल पुरानी, 2001 में। 2001 में यहाँ पे एक पोर्नोग्राफी रैकेट चल रहा था। जिस आदमी ने, जिस लड़के ने, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है जिसने आवाज उठाई थी, उसकी हत्या हो गई थी 23 साल पहले। आपने क्लिपिंग दिखाई भी थी। माई पॉइंट इज कि घोष साहब ने खुलेआम 8 घंटे तक घटना को छुपाया, कि 3 अलग अलग कॉल्स में झूठ बताया, क्राइम सीन को खराब कराया। घोष साहब पे गंभीर आरोप है, उसके बाद भी उनको ममता बनर्जी जितनी खुलेआम और जितनी बेशर्मी से उनकी सरकार बचा रही है, ये मुद्दा है, बलात्कार मुद्दा नहीं ओंकार जी। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका एक ट्वीट में पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिगा से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं, सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक असम में इस प्रथा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि तलाक हो या निकाह हो, अब इसका पंजीकरण कराना होगा। ये काजी वगैरह जो है अब नहीं चलेंगे असम में। एक तो ये मसला है साहब, और दूसरा मसला ये है जिसके पीछे, जिसकी वजह से मार दुनिया भर के लोग हिमंता के पीछे पड़ गए, एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं असम को जो गैर असमी मियाँ है उनका प्रदेश नहीं बनने दूंगा। तो दोनों में ही क्या गलती कर दी हिमंता बिस्वा शर्मा ने?
सर मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे कल इसका शो किया है, बड़े डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है ग्राफ के साथ। कुछ मैं आपको ग्राफ्स भेज रहा हूं, आप चाहें तो अपने दर्शकों के सामने रखें। मतलब ये इतने डरावने हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आप आ जाइए इस पे, जो उन्होंने कानून बनाया। कानून उन्होंने ये कहा कि भाई छोटी छोटी 5-5 साल की लड़कियों, 8-8 साल की, 10-10 साल की लड़कियों शादी मत करो। अभी मैं समझता हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। लेकिन कल को जब विरोध होगा तो सबसे पहले यही महिलाएं खड़ी हो जाती है अपने घर वालों के दबाव में। आपने ट्रिपल तलाक में देखा, वो भी तो उनके फेवर में लाई गई थी, लेकिन बाद में मुस्लिम महिलाएं खड़ी हो जाती नहीं साहब ट्रिपल तलाक में हाथ मत लगाइए। ये एक दुर्भाग्य है। दूसरी बात ये देखी कि उन्होंने कहा कि मैं इसको मियाँ प्रदेश नहीं बनने दूंगा। एक नजर जरा उन ग्राफ्स को दिखाएं। औकाश सर, ये मैंने कुछ दिलचस्प ग्राफ आपको भेजे हैं, इनको आप जी जी, दिखाएं और हम इनको मैं अपनी स्क्रीन ये इनको एक्सप्लेन करते हैं ये कितना खतरनाक मामला है। हेमंत स्क्रीन बिस्वा शेयर। शर्मा ने कहा है कि 1951 में असम में मुस्लिम आबादी केवल 14% थी, अब 40% हो गई है। ये देखें कितने गंभीर तरीके से हुए हैं ये सब। एक एक करके अगर आप इसको दिखाएं सर तो बड़ा आसान हो जाए सर। ये आपने पूरा व्हाट्सएप शेयर कर दिया, देखें जरा एक एक देखें, धुबरी देखें आप। 1991 में मुस्लिम पॉपुलेशन 91 में 20% थी, और 91 से 2021 तक 20 साल में 2011 तक 80% हो गई, और हिंदू पॉपुलेशन 34 से 20 चली गई। ये देखिए अगला दिखाए सर, दक्षिण सरमारा देखे 21। अच्छा ये एक बात ध्यान रखें, ये सारे ग्राफ आज से ये 13 साल पुराने हैं। जैसे इस समय 21% पॉपुलेशन थी 91 में, वो बढ़ के 95 हो गई। ये बात 13 साल पहले थी, ये 95 इस समय 99 होगा। और हिंदू यस, पॉपुलेशन जो 4 से 2 हो गई वो अभी 0.5 पे आ गई होगी, 1 से नीचे आ गई होगी। बार बार कह रहा हूं, याद रखिए ये 13 साल पुरानी पोजीशन है। आप ग्वालपाड़ा देखें 13 से 54% हो गई, और हिंदू आबादी 44 से 36 हो गई। इस समय 25 भी हुई तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात होगी अगर 25% भी रह गए होंगे। आप बरपेटा देखें 20% से 60% पहुंच गए, वो 38 से 30 आ गए, इस समय 20 भी रह गए हो तो बड़ी बात है। बार बार कह रहा हूं 13 साल पुराना है। आप देखें नौगांव देखें 13% से 35% पहुंच गया, ये 63 से गिर के 55 आ गए, और अब तक तो डेफिनेटली माइनॉरिटी 50 के नीचे आ गए होंगे, कोई शक ही नहीं है इसमें। अगला देखें करीमगंज देखें 13% से 52.5, वो 45 से 37, और इस समय और को 25 आ गए हो। अगला देख रहे हैं सर, वो बड़ा दिलचस्प, ये 13 से सीधे 60, 13 से सीधे 60, और वो 37 से गिर के केवल 29% आ गए। अभी 20 भी बचे होंगे, मुझे बहुत संदेह है। आप सोचिए कि क्या हो रहा है। एक ग्राफ्स देखे कितने डरावने उनका। और एक बात सोचे जरा, मैं जो बात कह रहा हूं उसको सोचे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हमारे पहाड़ी इलाकों में 1000 साल मुगल नहीं बसा पाए मुसलमानों को। 1000 साल तक मुगल बादशाह रहे भारत में, पर वो मुस्लिम पॉपुलेशन को पहाड़ों में नहीं बसा पाए। 70 साल के लोकतंत्र ने इनको पहाड़ों पे स्टैब्लिश कर दिया। इतना स्टैब्लिश कर दिया कि आपने सुना कि वो बद्रीनाथ को मस्जिद मस्जिद बता रहे हैं। सोचिए, बद्रीनाथ को मस्जिद बता। अब ऐसे में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं साहब, क्या गलत कह रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि एक आदमी में तो दम है जो हमारी आपकी आंखें खोल रहा है। एक बात और ध्यान रखें साहब, आज हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन 70 के दशक में यही असमी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को भगा रहे थे। ये तो यूपी के भैया हैं। यही जो हिंदुओं में जो डिफरेंस आते हैं, जात के आधार पे, धर्म भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, आपने हमारा विरोध करके वहां से यूपी के भैया को भगा दिया, मुस्लिम्स ने टेक ओवर कर लिया। ये बहुत बड़ा सबक है साहब। और साहब हम लाइन क्रॉस करने की बात कुछ देर पहले कर रहे थे ममता बनर्जी की। आज एक कांग्रेस का ट्वीट देखिए, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी जी, यू डिड इट। अभी अडानी की एक खबर आई थी कि भारत में वो अब अंबानी परिवार से भी आगे निकल गए हैं वेल्थ के मामले में। और इसमें एक फेक फोटो इन्होंने बनाया नरेंद्र मोदी का अडानी के साथ, और नरेंद्र मोदी के हाथ में एक कोई
पुरस्कार जैसी चीज थमा दी। और ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो इस तरह की रोज ट्वीट करती हैं, रोजाना लाइन क्रॉस की जाती है कांग्रेस की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे साहब? मुझे सर इसमें कांग्रेस की कोई गलती नजर नहीं आती। अगर वो फोटो को मॉर्फ करके प्रधानमंत्री की फोटो मॉर्फ करने की हिमाकत कर रहे हैं और हमारा गृह मंत्रालय उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है, तो फिर तो आप उनको मौका दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की फोटो मॉर्फ करना एक गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। और एक फोटो में मैं देख रहा हूं 2014 से मॉर्फ होके चल रही है, जिसमें नीता अंबानी के सामने प्रधानमंत्री मोदी झुके हुए नजर आते हैं, वो भी पूरी मॉफ्ड है, एकदम फर्जी। तो आप तो लगातार ये काम कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि लीड इस देश को इस समय दिशा या योगी दिखा रहे हैं या विश्वा शर्मा। विश्व शर्मा की हमने चर्चा कर ली और योगी ने आपने देखा, उन्होंने कह दिया कि इस तरह की बातों पे अब तक आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलता था, पर अब देशद्रोह की बात होगी तो आजीवन कारावास तक होगा। ये खुलेआम प्रधानमंत्री की फोटो मॉर्फ करना, और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो साहब एआई आ गया है। आप सोचिए, अगर आप फोटोशॉप को अलाउ कर रहे हैं तो फिर एआई क्या ही करेगा। ओंकार जी, आप सोच के बताएं। बिल्कुल सही। आज प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है तो वो मुंबई में है और एक कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की बात चल रही थी और उनका एक संक्षिप्त सा रिमार्क जरा सुन लेते हैं। ये चिदम्बरम पर उनका बहुत बड़ा व्यंग था। सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। और कांग्रेस को इसीलिए पसंद नहीं है नरेंद्र मोदी। एक्चुअली वो चिदम्बरम साहब के बयान का जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि क्या आप सब्जी वाले आपसे ऑनलाइन पेमेंट लेंगे। मेरे ख्याल से चिदम्बरम की जो बात जैसी गलत निकली, वो तो दुनिया में कम लोगों की निकली होगी। सब्जी वाला तो बहुत छोटी सी बात है साहब, अब तो लोग ऑनलाइन भीख मांग रहे हैं, तो उसकी बात छोड़ें। आज प्रधानमंत्री को इस मुद्दे जनधन कराते बोलते हुए सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कल मैंने इसमें पोस्ट किया था। ओंकार जी, मैं कल अपना एक पोस्ट पढ़ के सुना रहा हूं, मैंने कल किया था इसे। मैंने लिखा था कि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दिल्ली से चला हुआ 16 आना आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते 2 आना रह जाता था। मुझे याद है 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री ने जीरो बैलेंस के जनधन अकाउंट शुरू किए थे,
तो विपक्ष और मीडिया के एक हिस्से ने इसका कितना ज्यादा माहौल उड़ाया था। कहा था साहब कि साहब पेट में दाना नहीं और अकाउंट खुलवा रहे हैं। लेकिन जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए शीर्ष स्तर से भेजा गया पैसा रास्ते में बिना किसी चोरी के 16 आना पहुंचने लगा, तो इस योजना की खूबसूरती पता चली। वो 53 करोड़ लोग जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, आज एक ऐसे समानांतर वित्तीय व्यवस्था के हिस्सा हैं जिसमें पाकिस्तान की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 1.5 गुना पैसा पड़ा है। साहब उसमें इन छोटे छोटे लोगों का, इतना गरीब लोगों का जो 2 लाख करोड़ रुपए जमा है साहब, 2 लाख करोड़ रुपए। 53 करोड़ लोग जिन्होंने बैंक का मुंह नहीं देखा था साहब, उन्होंने आज 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके रखे हैं। किसी ने अपने बच्चे के लिए, किसी ने पढ़ाई के लिए, किसी की शादी के लिए, सब। मतलब साहब मैं समझता हूं कि ठीक है, आज जो चाहिए कह लीजिए, गालियां दे लीजिए, ईंटें मार लीजिए, लेकिन इतिहास नरेंद्र मोदी के इन कामों को जब जज करेगा तो कमाल होगा साहब। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी एक योजना ने, पूरी दुनिया में किसी एक योजना ने, और क्या कहा उन्होंने, सिर्फ ये कहा था कि भाई, और क्या शर्त क्या रखी थी? शर्त ये रखी थी कि भैया अकाउंट इसी के चलेगा जिसका कोई अकाउंट ना हो, नंबर 1। दूसरी शर्त ये थी कि भारत का नागरिक हो। तीसरी शर्त ये थी कि 10 साल से ऊपर हो, केवल 10 साल से ऊपर हो, और जाओ और अपना अकाउंट खुलवा लो और 1 पैसा नहीं देना है तुमको। यहां तो साहब प्राइवेट बैंक में अगर आपका जो बैलेंस है वो 10,000 और 15,000 से नीचे आता है तो बैंक नोटिस देने लगता। तो उन्होंने कहा सब 0 पे है, तो लोगों ने कितना मजाक उड़ाया। बताइए साहब, 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हैं, और फिर ये जो डायरेक्ट मनी बेनिफिट, अरे भाई साहब कमाल हो गया। मतलब एक किसी चीज ने इतना ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स दिया हो। मेरा मानना है कि वैसे तो बहुत ढेर सारी योजनाएं, आयुष्मान योजना भी मुझे बहुत पसंद है वगैरह वगैरह, लेकिन किसी एक योजना का अगर नाम लिया जाए तो मुझे लगता है ये जो जनधन योजना है, इसने बहुत बड़ा असर। और अभी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पे बोलते हुए देखकर मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई। ओंकार जी, अनुपम जी, कोविड काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, जब लोग, बहुत बड़ी आबादी के जेब खाली हो गए थे, तो इसी जनधन खातों की वजह से ही गवर्नमेंट ने उन तक पैसे पहुंचाए, उनके चूल्हा जलता रहे, इसकी व्यवस्था करने में कामयाब हुई थी। बहुत सारे देशों में ये व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ है। 2 चीजें गलत साबित हुई। जिस संसद में चिदम्बरम ने कहा था क्या सब्जी वाले डिजिटल पेमेंट लेंगे, उसी संसद में मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि आम आदमी तक अनाज बांटने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर आदमी 36 लाख टन या कितने लाख टन अनाज सड़ रहा था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब इस अनाज को गरीबों में बांट दें। उन्होंने कहा गरीबों में ऐसे अनाज बांटने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि सरकार चलाना हमारा काम है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करे, और सुप्रीम कोर्ट चुप भी हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत आभार।